नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 260 सॉल्व करेंगे। आज के प्रैक्टिस टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच न्यूरोट्रांसमीटर इज मेनली डिक्रीज्ड इन डिप्रेशन? डिप्रेशन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मुख्य रूप से कम हो जाता है? डोपामाइन, सेरोटोनिन, एसिटिलकोलिन, ग्लूटामेट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेरोटोनिन। Serotonin levels are usually low in patients with depressions, which is why selective serotonin reuptake inhibitors are used as treatment. डिप्रेशन वाले मरीजों में सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है, इसलिए इनके लेवल को बढ़ाने के लिए SSRIs देते हैं, मींस सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इस प्रकार की दवाओं के प्रयोग करने से सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है और जो डिप्रेशन के रोगी हैं उनको आराम पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस? नवजात शिशु में पीलिया का मुख्य कारण क्या है? हाई बिलीरुबिन लेवल्स, लो आयरन लेवल्स, विटामिन डी डिफिशियंसी, लो कैल्शियम लेवल्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हाई बिलीरुबिन लेवल्स, उच्च बिलीरुबिन का स्तर। यह पीलिया का मुख्य कारण होता है, तो इसलिए ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। Neonatal jaundice occurs due to high bilirubin levels, which is a byproduct of RBC breakdown. यहाँ पर होता क्या है कि RBC के टूटने से सीरम बिलिरुबिन का निर्माण होता है। जब RBC का ब्रेकडाउन अधिक होने लगता है तो इससे सीरम बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। Which leadership style is best in an emergency situation? इमरजेंसी सिचुएशन में कौन सी इसमें जो नेतृत्व शैली है सबसे उपयुक्त होती है? डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, लीसेस फेयर, पार्टिसिपेटेड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इमरजेंसी सिचुएशन में ऑटोक्रेटिक स्टाइल लीडरशिप सबसे बेस्ट मानी गई है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। In emergency, an autocratic leadership style is effective because quick decisions are required without consulting the team. आपातकालीन स्थितियों में ऑटोक्रेटिव लीडरशिप मीन्स स्वेच्छाचारी, जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से काम करता है। यह नेतृत्व शैली प्रभावी इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें बिना समय गंवाए तुरंत निर्णय लिया जाता है और जैसा कि आवश्यकता भी होती है उस समय इमरजेंसी सिचुएशन में, इसलिए ऑटोक्रेटिक यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पीपीई इज मैंडेटरी इन एयरबॉर्न इन्फेक्शन? एयरबॉर्न इन्फेक्शन से फैलने वाले संक्रमण में कौन सा जो पीपीई होता है अनिवार्य होता है? सर्जिकल मास्क, N95 मास्क, ग्लव्स, फेस शील्ड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, N95 मास्क एक ऐसा पीपीई इक्विपमेंट है जो कि एयरबॉर्न इन्फेक्शंस को रोकने के लिए मैंडेटरी किया गया है। फॉर एयरबॉर्न इन्फेक्शंस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, एयरबॉर्न बीमारी जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस होती है क्योंकि खांसने छींकने से फैलती है, N95 mask is necessary to prevent the inhalation of infectious particles. Next question. What is the most effective method of hand hygiene to prevent infections? संक्रमण को रोकने के लिए हाथों की स्वच्छता का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? Using hand sanitizer, washing hands with soap and water, wearing gloves, using antiseptic wipes. Correct answer is option B, washing hands with soap and water. साबुन और पानी से हाथ धोना यह सबसे इफेक्टिव मेथड होता है
हैंड हाइजीन का, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर is the most effective way to remove pathogens and prevent infections, especially in hospital settings. साबुन और पानी से हाथ धोना रोगाणुओं को हटाने और संक्रमण को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है, विशेष रूप से अस्पतालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ शॉक अकर्स ड्यू टू सीवियर ब्लड लॉस? गंभीर रक्तस्राव के कारण कौन से प्रकार का शॉक होता है? कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवॉलेमिक शॉक, सेप्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक। जब शरीर से अधिक मात्रा में ब्लड का लॉस हो जाए या किसी भी प्रकार के फ्लूइड का लॉस हो जाए तो उससे जो शॉक उत्पन्न होता है उसको हाइपोवॉलेमिक शॉक बोला जाता है, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन सही है। हाइपोवॉलेमिक शॉक occurs due to a significant loss of blood or fluids leading to decreased oxygen supply to vital organs. हाइपोवॉलेमिक शॉक अत्यधिक रक्त या तरल पदार्थ के लॉस के कारण होता है, जिससे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। तो इस प्रकार से यह इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हाइपोवॉलेमिक शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी? हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 2 to 5 days, 1 to 2 weeks, 6 weeks to 6 months, 6 to 12 months। तो करेक्ट आंसर होगा यहां पर 6 वीक्स, 6 हफ्ते से लेकर के 6 महीने तक का जो पीरियड होता है यह इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है हेपेटाइटिस बी के लिए। हेपेटाइटिस बी वायरस हैज एन इंक्यूबेशन पीरियड ranging from 6 weeks to 6 months before symptoms appear। हेपेटाइटिस बी वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 6 सप्ताह से 6 महीने के बाद 6 महीने तक का होता है, जिसके बाद क्या होता है कि इसके जो लक्षण है वो प्रकट होने लगते हैं। तो इस प्रकार से इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए हेपेटाइटिस की तो ये 6 वीक से मीन्स 1 महीने से 6 महीने तक के पीरियड के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी? गर्भावस्था का पहला संकेत क्या होता है? नोजिया एंड वोमिटिंग, मिस्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड, ब्रेस्ट टेंडरनेस, इंक्रीज्ड यूरिनेशन। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मिस्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड, मासिक धर्म का रुक जाना, यह प्रेगनेंसी का पहला साइन होता है। The first and most reliable early sign of pregnancy is a missed menstrual period. Other symptoms like nausea and breast tenderness follow later। तो इसमें जो अर्ली साइन की बात की जाए, प्रारंभिक साइन की बात की जाए तो वह होता है मेंस्ट्रुअल पीरियड का रुक जाना, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। What is the most common cause of diarrhea in children under 5 years of age? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में डायरिया का सबसे आम कारण क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, रोटावायरस इन्फेक्शन, फूड एलर्जी, माल न्यूट्रिशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रोटावायरस इन्फेक्शन। रोटावायरस is the leading cause of severe diarrhea in young children worldwide, especially in developing countries। रोटावायरस दुनिया भर में छोटे बच्चों में गंभीर डायरिया का प्रमुख कारण है, विशेष रूप से विकासशील देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए नर्सिंग सुपरवाइजर? नर्सिंग पर्यवेक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है? प्रोवाइडिंग डायरेक्ट पेशेंट केयर, मैनेजिंग नर्सिंग स्टाफ, परफॉर्मिंग सर्जरीज, कंडक्टिंग लेबोरेटरी टेस्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मैनेजिंग नर्सिंग स्टाफ। यह नर्सिंग पर्यवेक्षक का प्राइमरी फंक्शन होता है। A nursing supervisor is responsible for
overseeing nursing staff, ensuring proper patient care and maintaining hospital protocols. नर्सिंग सुपरवाइजर का मुख्य कार्य नर्सिंग स्टाफ का प्रबंधन करना, रोगियों की देखभाल सुनिश्चित करना और अस्पताल के नियमों का पालन करवाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग फॉर अ वुमेन हु वांट्स ए परमानेंट सॉल्यूशन? उन महिलाओं के लिए सबसे अच्छा परिवार नियोजन का तरीका कौन सा है जो स्थायी समाधान चाहती हैं? ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, कॉपर टी, ट्यूबेक्टमी, बैरियर मेथड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्यूबेक्टमी एक ऐसा मेथड होता है जो परमानेंट सॉल्यूशन है ऐसी महिलाओं में जो कि फैमिली प्लानिंग को परमानेंट रूप से चाहती हैं। परिवार नियोजन का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। ट्यूबेक्टमी is a permanent surgical method of sterilization for women who do not want more children. ट्यूबेक्टमी महिलाओं के लिए स्थायी गर्भ निरोधक प्रक्रिया है जो आगे संतान नहीं चाहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन इज एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन? किस स्थिति में सिजेरियन सेक्शन करना अनिवार्य होता है? प्रोलॉन्ग्ड लेबर, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, मैटरनल रिक्वेस्ट, गैस्टेशनल डायबिटीज। तो जब बात होती है सी सेक्शन की तो इसको करना अनिवार्य तब होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। Cephalopelvic disproportion occurs when the baby's head is too large to pass through the mother's pelvis, making a C-section necessary. Cephalopelvic disproportion में शिशु का सिर मां के पेल्विस से निकलने के लिए बहुत बड़ा होता है जिससे सिजेरियन सेक्शन आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स इन चिल्ड्रन? बच्चों में खसरा की सबसे आम जटिलता क्या है? निमोनिया, डायरिया, मालन्यूट्रिशन, एनीमिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, निमोनिया बच्चों में मीजल्स की सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है। निमोनिया इज द मोस्ट कॉमन and serious complication of measles, often leading to hospitalization and increased mortality. निमोनिया खसरे की सबसे आम और गंभीर जटिलता है जो अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु दर को बढ़ा सकती है। तो निमोनिया के, मीजल्स के जब भी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर कॉमन कॉम्प्लिकेशन में आता है ईयर इन्फेक्शन भी होता है बच्चों को, निमोनिया भी होता है, डायरिया भी होता है और उसके बाद सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि एनसेफेलाइटिस, ब्रेन में सूजन वगैरह भी आ जाती है। तो यहाँ पर अपने क्या थे, दो ऑप्शन थे, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है पहला होता है वो निमोनिया होता है खसरे का, और फिर बात करते हैं डायरिया, ईयर इन्फेक्शन, ये भी आगे देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट मेडिकेशन एरर्स इन हॉस्पिटल्स? अस्पतालों में दवा संबंधी त्रुटियों को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यूजिंग हैंड रिटन प्रेस्क्रिप्शंस, इम्प्लीमेंटिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रेस्क्राइबिंग सिस्टम, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ नर्सेस, गिविंग ऑल मेडिसिन एट द सेम टाइम। यहाँ पर जब दवा संबंधी त्रुटियों से बात होती है तो इस प्रकार की एरर्स को कम करने के लिए हॉस्पिटल में क्या करते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंप्लीमेंटिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रेस्क्राइबिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक प्रेस्क्राइबिंग सिस्टम लागू करते हैं जिससे जो भी एरर्स हैं मेडिकेशन से संबंधित वह कम की जा सके या रोकी जा सकें।
Electronic prescribing reduces human error, improves medication safety and ensures correct doses. इलेक्ट्रॉनिक प्रेस्क्राइबिंग प्रणाली मानवीय त्रुटियों को कम करती है, दवा सुरक्षा में सुधार करती है और सही खुराक सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग RH immunoglobulin to an RH negative मदर? RH नेगेटिव मां को RH इम्यूनोग्लोबुलिन देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू ट्रीट एनीमिया, टू प्रिवेंट RH incompatibility in future pregnancies, to enhance fetal lung maturity, to prevent gestational diabetes. Correct answer is option B, to prevent RH incompatibility in future pregnancies. भविष्य की जो भी गर्भावस्थाएं हैं उनमें RH इनकॉम्पेटिबिलिटी को रोकने के लिए मां को क्या करते हैं? RH इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। RHIG means RH immunoglobulin prevents the mother's immune system from developing antibodies against RH positive fetal blood, avoiding hemolytic disease in future pregnancy. तो होता क्या है कि जब भी यहाँ पर बात होती है इस प्रकार के, तो यह बीमारी आपको हीमोलिटिक डिजीज होती है और बच्चों में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस नामक बीमारी एक हो जाती है, जिसमें जो शिशु होता है शिशु में हीमोलिटिक डिजीज के कारण डेथ भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जब किसी RH नेगेटिव मदर के अंदर RH पॉजिटिव लड़का या लड़की जो भी होती है, तो इस प्रकार की क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन होती है, जिस रिएक्शन से बचने के लिए ही RH इम्यूनोग्लोबुलिन मां को लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट्स? शिशुओं में गंभीर डिहाइड्रेशन का संकेत क्या है? इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, सनकिन फॉन्टानेल, मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन, नॉर्मल स्किन टर्गर। देखिए, बच्चे हों या और भी कोई हो, तो जब भी डिहाइड्रेशन होगा तो उनमें क्या होगा, यूरिन आउटपुट कभी बढ़ ही नहीं सकता है डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, इसलिए पहला ऑप्शन भी नहीं होगा। और त्वचा भी क्या होगी, रूखी हो जाएगी, इसलिए सी ऑप्शन भी नहीं होगा। और त्वचा में लचीलापन भी कम हो जाएगा, इसलिए स्किन टर्गर भी कम हो जाता है। अब यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनका क्या होता है, फोंटानेल धस जाता है, सनकिन फोंटानेल हो जाता है। यह निशानी होती है कि बच्चे को सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ है। A sunken fontanelle indicates severe dehydration in infants, often accompanied by dry mucous membranes and lethargy. सनकिन फॉन्टानेल शिशुओं में गंभीर निर्जलीकरण का संकेत है, जो अक्सर शुष्क त्वचा और सुस्ती के साथ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर ए नर्स लीडर टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन ए नर्सिंग टीम? नर्सिंग टीम में मतभेदों को हल करने के लिए नर्स लीडर का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इग्नोरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, एनकरेजिंग ओपन कम्युनिकेशन, असाइनिंग ब्लेम, ट्रांसफरिंग स्टाफ मेंबर्स। करेक्ट आंसर होगा आपस में बातचीत को प्रोत्साहित करना, खुली बातचीत को प्रोत्साहित करना। यह टीम लीडर के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी वहां पर नर्सिंग स्टाफ है वो अपनी बात खुल करके कहे, जिससे कि उनके बीच में जो भी कन्फ्लिक्शन को कम किया जा सके या खत्म किया जा सके। ओपन कम्युनिकेशन फॉस्टर्स टीम वर्क, हेल्प्स इन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड इंप्रूव्स वर्क रिलेशनशिप्स। खुली बातचीत टीम वर्क को बढ़ावा देती है, मतभेदों को हल करने में मदद करती है और कार्य संबंधों में सुधार लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, हाइपोथैलेमस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेरिबेलम। The cerebellum is responsible for maintaining
बैलेंस, पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट्स। सेरिबेलम का कार्य शरीर को संतुलन प्रदान करना, मुद्रा और ऐच्छिक गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which drug is used as an antidote for morphine poisoning? मॉर्फिन पॉइजनिंग के लिए कौन सी दवा एंटीडोट के रूप में प्रयोग की जाती है? एट्रोपिन, नैलॉक्सोन, फ्लूमाजेनिल, डिगॉक्सिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नैलॉक्सोन। Naloxone is an opioid antagonist that reverses the effect of morphine overdose. Naloxone एक ओपियोइड एंटागोनिस्ट है जो मॉर्फिन ओवरडोज के प्रभाव को कम कर देता है या पलट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन अर्ली साइन ऑफ हाइपोकैलेमिया? हाइपोकैलेमिया का सबसे प्रारंभिक लक्षण क्या होता है? मसल वीकनेस, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, एडीमा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मसल वीकनेस। मांसपेशियों में कमजोरी हाइपोकैलेमिया का प्रारंभिक लक्षण होता है। हाइपोकैलेमिया लीड्स टू मसल वीकनेस, फैटिग एंड क्रैम्प्स ड्यू टू इंपेयर्ड नर्व मसल कंडक्शन। हाइपोकैलेमिया तंत्रिका मांसपेशी संचालन में बाधा के कारण मांसपेशियों में कमजोरी, थकान और ऐंठन पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्राम प्रोवाइड्स इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस एट बर्थ? पोलियो, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मिशन इंद्रधनुष, RNTCP। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। The BCG vaccine for TB is given under the Universal Immunization Program at birth. Next question, which leadership style involves shared decision making between staff and management? कौन सी नेतृत्व शैली में स्टाफ और प्रबंधन के बीच साझा निर्णय लेना शामिल होता है? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लीसेज फेयर, ब्यूरोक्रेटिक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डेमोक्रेटिक। इस प्रकार का निर्णय शामिल होता है इसके बीच में स्टाफ और प्रबंधन के बीच में जब बात होती है साझा निर्णय की, मींस शेयर्ड डिसीजन की। डेमोक्रेटिक लीडरशिप इनकरेजेस टीम पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। लोकतांत्रिक नेतृत्व टीम की भागीदारी को निर्णय लेने में प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स इग्नोरिंग एन अनप्लीजेंट रियलिटी? कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म एक अप्रिय वास्तविकता को नजरअंदाज करने से संबंधित है? प्रोजेक्शन, डिनाइल, सब्लिमेशन, रिप्रेशन। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिनाइल। जब व्यक्ति वास्तविकता को नजरअंदाज करता है तो उसको डिनाइल बोला जाता है। डिनाइल इज ए डिफेंस मैकेनिज्म वेयर ए पर्सन रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट रियलिटी। डिनाइल एक डिफेंस मैकेनिज्म है जहां व्यक्ति वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the best method to check proper nasogastric tube placement before feeding is? खाना खिलाने से पहले कुछ भी खाना पीना हो पेशेंट को तो एनजी ट्यूब की सही स्थिति का आकलन करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका सबसे बेस्ट माना जाएगा? इंजेक्टिंग एयर एंड लिसनिंग विद स्टेथोस्कोप, चेकिंग द pH ऑफ गैस्ट्रिक एस्पिरेट, ऑब्जर्विंग फॉर कफिंग और डिस्कम्फर्ट, आस्किंग द पेशेंट टू स्पीक। देखिए नॉर्मली होता क्या है कि जो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है कि एनजी ट्यूब की स्थिति सही है या नहीं सही है, यह होता है कि गैस्ट्रिक को जो भी अंदर कंटेंट होता है पेट में उसको एस्पिरेट करना और उसकी जांच करना, पीएच की जांच करना
क्योंकि जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है वो एसिडिक होता है, तो यदि पीएच एसिडिक आती है और 5 के लगभग या 5 से कम आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये एनजी ट्यूब आपकी सही जगह है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। Gastric aspirate with a pH of less than or equal to 5 confirms the tube is in the stomach and not in the lungs. गैस्ट्रिक एस्पिरेट का पीएच यदि 5 या 5 से कम हो तो यह पुष्टि होती है कि ट्यूब पेट में है, ना कि फेफड़ों में है। तो आज की प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त की जाती है। यदि आपको ये पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इस प्रकार की पीडीएफ जिन भी स्टूडेंट्स को प्राप्त करनी हो वह इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9450783554। थैंक यू।